स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, किस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाई फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, लखनऊ से ज्वाइन करते हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रजनी गर्ग जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। इसके अलावा अगर अन्य कोई ज्वाइन कर चुका हो उसका भी स्वागत है, और हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो भी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसको देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवाई फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमकार सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति प्राप्त हुई है, इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमकार सर के कुछ सपने हैं, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत समूचे विश्व में, समूचे संसार में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग आज चर्चा करेंगे सेमेस्टर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सेमेस्टर 4 के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 में बीएचबी का, आज बीएचबी की बात कर रहे हैं तो बीएचबी में सेमेस्टर 4 में बुक जो मानव शरीर विज्ञान है उसका चैप्टर 1 से लेकर के और चैप्टर 14 तक सारे चैप्टर्स
आते हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 11 नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, उसकी हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। और हम लोग अभी तक चर्चा कर चुके हैं स्पाइनल कॉर्ड की, अलग से हमने ब्रेन की भी चर्चा किया, और अब हम और भी उसके ब्रेन के और पार्ट्स की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ये चैप्टर 11 हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, ब्रेन स्टेम। हम लोगों ने जब स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा तो स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग समझ लें कि स्पाइनल कॉर्ड हमारा कहाँ होता है। वो स्पाइन में जो पीछे हमारी बैलेंसिंग होती है, जो बैलेंसिंग के लिए स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड नर्वस टिश्यू का बना है, लेकिन उसके स्पाइनल, जिसको हम स्पाइन कहते हैं, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। वो स्पाइन जो है वो बोनी स्ट्रक्चर है, यानी चारों तरफ से प्रोटेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड को, वो बोनी स्ट्रक्चर है। जो हम लोग देखते हैं कि हमारे कहेंगे सर्वाइकल, थोरेसिक, ये सारे हमारे टिश्यू हैं, वो हमारे उसको रक्षा करते हैं, बोन टिश्यू है और ये इसको रक्षा करते हैं। तो वो वहां पर हम लोग कहते हैं इसको कि उसको स्पाइन बोल देते हैं, उसको वर्टिब्रल कॉलम बोल देते हैं, उसको स्पाइनल कॉलम भी बोल देते हैं हम लोग। तो ये जो वो बात करते हैं, और हमारे उसमें अब वो नीचे से हमारे नीचे कोशिक से स्टार्ट होती है, नीचे समझ लीजिए जहां पर हम लोग सीट बैठते हैं वहां पर, तो वहां से कोशिक से स्टार्ट होती है और वो हमारा C1 तक जाती है। C1 पर जब जाती है उसके बाद ब्रेन स्टेम शुरू होता है, यानी सर्वाइकल 1 जहां पर हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग एटलस बोन भी बोलते हैं, याद करिए, एटलस बोन बोलते हैं। तो एटलस बोन के ऊपर हमारा ब्रेन स्टेम शुरू होता है। ब्रेन स्टेम माने, स्टेम जैसे जानते हैं, स्टेम माने वृक्ष के तने की बात हम लोग बात कर रहे हैं कि वृक्ष के तने की तरह होता है, तो ब्रेन स्टेम। तो ये ब्रेन स्टेम वो भाग है जो विभिन्न हिस्सों को आधार बेस प्रदान करता है। नीचे से स्पाइनल यू कॉर्ड यू बनी हुई है, उसके ऊपर यहाँ से ब्रेन स्टेम शुरू हो गया, ये उसको क्या कर रहा है, मस्तिष्क को आधार प्रदान कर रहा है, यानी बेस में वो बना हुआ है। फिर क्या है, उसके आगे जाएंगे जब नीचे, तो नीचे मेडुला आएगा, मेडुला के आगे पोन्स आएगा, पोन्स के आगे हमारा मिड ब्रेन आएगा, और ये पोन्स के एक उसी धरातल पर, हॉरिजॉन्टली उसी के धरातल पर हमारे पास ये कौन सा आएगा, ये आएगा सेरेबेलम। तो ये पेड़ से तुलना इसको की गई कि पेड़ की शाखाओं, विशाखाओं, पत्तियों और फलों को आधार प्रदान करेगा, और ब्रेन स्टेम की संरचना किससे, नर्व फाइबर से हुई है, नर्वस टिश्यू का बना हुआ है। इसके संपूर्ण क्षेत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण केंद्रक हैं, जिसके नाम है अब मेडुला। इसके 3 अंग है, पहला मेडुला, फिर पोन्स और फिर मिड ब्रेन। तो हम लोग मेडुला की बात कर रहे हैं, तो आप अपने किताब को भी देखिएगा, हम लोग जो बता रहे हैं थोड़ा बहुत उसको भी देखने की कोशिश करिएगा। तो 3 भाग हम लोगों ने कहा कि एक तो कहा पहला मेडुला, नीचे स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट ऊपर मेडुला, इसको मेडुला पूरा नाम मेडुला ऑब्लांगाटा पूरा नाम ये। तो मेरुला जो स्पाइनल कॉर्ड ऊपर क्रेनियम में, ऊपर क्रेनियम माने ब्रेन का जो हिस्सा है, यहाँ पर पीछे की तरफ देखिएगा, पीछे क्रेनियम में चपटी और फैली हुई है, और ऊपर पॉन से जुड़ी हुई है। तो स्पाइनल कॉर्ड आई और वो चपटी हुई, चिपट करके उससे जुड़ गई, और आगे जो है उसके ऊपर भी चली गई, वो ऊपर पॉन से जुड़ी हुई, वहां तक खत्म हो गया, स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो गई, फिर मेडुला शुरू हो गया, मेडुला के ऊपर पोन्स के ऊपर। तो इसके दोनों ओर बाएं और दाएं किनारे में नर्व फाइबर्स का बंडल निकल कर अपनी ओर के, अब लेफ्ट और राइट में चित्र का इसका हम लोगों ने उसमें देखा था, ब्रेन वाले में, इसमें नहीं दिखा पा रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोगों ने देखा था वहां मेडुला के बहुत से हम लोग स्ट्रक्चर देख चुके थे। तो इसमें अगर किताब में मिलेगा तो दिखाई पड़ेगा। तो ये पोन्स के बिल्कुल उसी हॉरिजॉन्टली पोन्स के उसमें सेरेबेलम है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ नर्व फाइबर्स के बंडल निकलेंगे। तो इनको ही चूंकि ओब्लांगाटा के नीचे, सबसे नीचे ओब्लांगाटा है, इससे अगर कोई, और वो आपको समझिए पैरेलल ऊपर 2-3 ऊंचाई पर है, तो इसमें क्या है, बीच में आपका जब आएगा तो नीचे इंफीरियर मान नीचे वाला सेरेबेलर पेडंकल को आप समझ सकते हैं कि जो और भी अधिक उसमें नर्व फाइबर्स हो वो पेडंकल कहलाएगा। जिसमें जो हम लोगों ने ट्रैक्ट पढ़ा था,
ट्रैक्ट से भी अधिक पेडंकल में होंगे, तो पेडंकल है, सेरेबेलर पेडंकल है। कई देखा लेना बंडल, नर्व फाइबर्स का बंडल, यानी बंडल जो ट्रैक्ट था वो उससे बड़ा पेडंकल है। ये पेडंकल इंफीरियर माने नीचे वाला सेरेबेलर पेडंकल से जुड़ा हुआ है, बीच वाला मिडिल वाला जुड़े रहेगा पोन से, और ऊपर वाला मिड ब्रेन से। तो सुपीरियर जुड़ा रहेगा सेरेबेलर पेडंकल किससे जुड़ा होगा, मिड ब्रेन से, बीच वाला पोन से, और नीचे वाला इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल से जुड़ा रहेगा मेडुला ऑब्लांगाटा। ठीक, तो हम लोग थोड़ा सा और फिर समझे कि इस जो इसका क्षेत्र जो है ऊपर पोन्स, क्षेत्र जो ऊपर पोन्स में होगा और नीचे एटलस, हम लोग बोलते हैं ना सीवन क्या है, एटलस। एटलस को हम लोग बोल रहे हैं कि नीचे हमारा एटलस है, तो एटलस हो गया। इसका पोस्टीरियर भाग से इसका संबंध सेरेबेलम से है, हम लोगों ने देखा भी, जिस यहाँ पर इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल से मिला हुआ है। ये आगे कहीं चित्र होगा तो आपको दिखाई पड़ जाएगा, आगे कहीं चित्र अगर दिखेगा तो, इसमें शायद चित्र वाला नहीं, चित्र हम लोगों ने वहां पर पहले दिखाया था, अब इसमें उसको ओपन नहीं किया हुआ तो प्रॉब्लम आएगी। अब ये इसके देखिए, ये 3 सेंटीमीटर लंबा, नोट कर लीजिए कहीं अलग से, ये 3 सेंटीमीटर लंबा है, 2 सेंटीमीटर चौड़ा है और 1.2 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है। मेडुला की 3 सेंटीमीटर लंबाई, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1.2 सेंटीमीटर मोटाई है। ये सब मेनिंजिस से कवर्ड है, सारा पूरा ऊपर से लेकर क्रेनियम, मतलब ब्रेन से लेकर के स्पाइनल कॉर्ड तक, सब के चारों ओर हम सुरक्षा किसकी है, मेनिंजिस की, 3 मेनिंजिस की सुरक्षा है। अब वाइटल सेंटर्स देखिए, ये सब वाइटल सेंटर्स हैं, तो वाइटल सेंटर्स क्या क्या है देखिएगा। वाइटल सेंटर्स माने जो बहुत महत्वपूर्ण सेंटर है, कैसे कैसे है देखिए, ये है एक तो जनरल सेंटर कहेगा, तो जो सामान्य सेंटर, और दूसरे हम लोगों ने वाइटल सेंटर कह दिया कि ये जीवन के लिए या शरीर के उसके लिए बहुत आवश्यक है। तो जनरल सेंटर में क्या है, डिबिलिटेशन सेंटर, मतलब डिबिलिटेशन मतलब निगरण, आप निगलते हैं तो वो मेडुला से कंट्रोल हो रहा है। सलाइवरी सेंटर, सलाइवा जो निकल रहा है वो इससे कंट्रोल हो रहा है। वोमिटिंग सेंटर वो इसी से कंट्रोल हो रहा है। कफिंग सेंटर इसी से कंट्रोल हो रहा है। मेडुला का इसलिए इंपॉर्टेंट कितना बड़ा हो गया कि आप चाहे निगलें चीजों को, ऑटोमेटिक, वो ऑटोनोमिक सिस्टम क्या है, तो यानी अपने आप है, आपके कंट्रोल में नहीं है। डिबिलिटेशन सेंटर यहीं पर है, ये मेडुला से कंट्रोल्ड है। सलाइवरी, सलाइवा निकल रहा वहीं से, वोमिट कर रहे हैं तो वो भी इसी सेंटर से है। कफिंग सेंटर भी इसी से है। ये 4 सेंटर उसमें है। फिर देखिए, अब जो इंपॉर्टेंट सेंटर में क्या है, देखिए ये वाले एक्सपायरेटरी सेंटर, जो आप सांस ले रहे हैं वो भी इसी से कंट्रोल्ड है। एक्सपायर मतलब बाहर निकालने का सेंटर। इंस्पायरेटरी सेंटर यानी इंस्पायरेटरी मतलब जो ले रहे हैं सांस अंदर, वो भी इसी से कंट्रोल्ड है। उसमें कार्डियक एक्साइटेटरी सेंटर, मतलब कार्डियक को, उसको एक्साइट करने का काम भी यही कर रहा है, और उसको इनहिबिटरी मतलब उसको रोकने का काम भी यही कर रहा है। आपको बीपी बढ़ा रहा है तो भी यही जिम्मेदार है, घटा रहा है तो ये भी जिम्मेदार है। और वैसोमोटर सेंटर, वैसोमोटर सेंटर हम लोग ब्लड, जैसे ब्लड वेसल्स को चौड़ा मोटा करना, मतलब फैलाना और सिकुड़ना, ये दोनों से काम, क्यों, बीपी बढ़ाने और घटाने काम में ये सहयोग देता है वैसोमोटर सेंटर। तो ये इतने सेंटर इसमें मौजूद हैं। क्रेनियल नर्व्स क्या क्या है, अब इसमें क्रेनियल नर्व्स देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस देखिए। क्रेनियल नर्व क्या है, क्यों, न्यूक्लियाई है। देखिए न्यूक्लियाई माने न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का अर्थ है हमेशा कि वो ग्रे मैटर का होगा। जब हम कभी न्यूक्लियाई की बात करते हैं या न्यूक्लियस की बात करते हैं तो हम हमेशा माने कि वो ग्रे मैटर की बात कर रहे हैं। तो आंशिक हिस्से 5वीं, इसमें क्रेनियल नर्व्स है 5th के और 3rd के आंशिक हिस्से, 5th के और 3rd के आंशिक हिस्से, और 9th 10th 11th और 12th के सेंटर स्थित है। 9th 10th 11th और 12th के क्रेनियल नर्व के सेंट्रल स्थित है, सेंटर जो है सेंटर यहीं पर स्थित है। और 5वीं के और 8वीं लिखा है इन्होंने,
पांचवी और थर्ड के आंशिक हिस्से हैं, एर्थ के तो नहीं है, एर्थ लिखा हुआ है लेकिन थर्ड के होना चाहिए। और मोटर एनीवे इसको देख लीजिएगा आप लोग, उसमें उसमें सेंटर जहां लिखा हुआ है क्रेनियल नर्व्स वहां पे मिलेगा इसको, पहले वाले में ही, पहले वाले मिलेगा जहाँ क्रेनियल पर बहुत पहले है। अभी अभी मत देखिएगा, देख लीजिएगा इसको कि मुझे तो एट्थ नहीं है शायद, थर्ड है, थर्ड के आंशिक हिस्से, फिफ्थ के है और थर्ड के आंशिक हिस्से। मोटर फाइबर्स और सेंसरी फाइबर्स यहीं पर देखिए, यहीं पर इसी देखिए याद रखिए, यहीं पर मोटर फाइबर्स और सेंसरी फाइबर इसी मेडुला से आपको क्रॉस करते हैं, डिकसेशन बोलते हैं उसको, यानी क्रॉस करते हैं। इसीलिए हम लोग बात में बोलते हैं कि लेफ्ट ब्रेन जो है वो राइट को कंट्रोल करता है, राइट बॉडी को, और राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, यही बोलते हैं, ठीक है, लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब इसको एक इसमें लिखा हुआ मृत्युदंड की स्थिति में क्या होगा, ठीक है, जब किसी अपराधी को गले में फांसी का फंदा डालकर मृत्युदंड दिया जाता है तो उसकी वर्टिब्रल कॉलम स्थित दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा, जिसको हम लोग तो एक्सिस बोलते हैं ना, तो जो एक्सिस है दूसरी सेकंड C2 क्या है, C2 को हम लोग बोलते हैं एक्सिस। तो एक्सिस का ओडोंटाइट प्रोसेस जो यूनिकुली एक तरह निकला होता है, वो क्या होता है, ओडोंटाइट प्रोसेस इसी मज्जिका में, इसी मेडुला में प्रवेश करके अंदर घुस जाता है और जो श्वसन के सेंटर हैं उनको बंद कर, नष्ट कर देता है, रोक देता है। तो ये ओडोंटाइट प्रोसेस क्या करता है, जो C2 का ओडोंटाइट प्रोसेस होता है, C2 की स्पेशली हम लोगों ने संरचना दिखाया था कि उसमें ओडोंटाइट प्रोसेस होता है, वो क्या करता है जब मृत्युदंड देते हैं तो वो उसी के सेंटर जाकर के इसी श्वसन केंद्र जो है, श्वसन सेंटर जो है वहां जाकर रूम अंदर चुप जाता है और वो उसके सेंटर को बंद कर देता है, नष्ट कर देता है। तो अपराधी जो है इसकी वजह से मर जाता है। तो गले में फंदा होता है, तो यही फंदा का तरीका ये है कि यही ओडोंटाइट प्रोसेस ही वर्चुअली C2 मारता है। अब अगर इलाज करना हो तो हम लोग क्या करना चाहिए, तो इलाज चाइनीज में देखिए, UB10 मेडुला का पॉइंट है, हम लोग नोट कर लें, UB10 मेडुला का पॉइंट है, UB9 पॉन्स का पॉइंट है, UB9 यूरिनरी ब्लैडर का 9 पॉइंट पॉन्स का है और 10वां पॉइंट हमारा जो है मेडुला का है। तो एक तो इसमें कर सकते हैं। तीसरा UB2A नोट कर लीजिए, ये आपका जो हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसके तीनों का, पॉन्स को, मेडुला को, उनको जो हम स्टेम पढ़ रहे हैं ब्रेन स्टेम, तो ब्रेन स्टेम का वो CMP पॉइंट है, ब्रेन स्टेम का CMP पॉइंट है 2A, UB2A। तो जब भी कभी मेडुला में अगर ट्रीटमेंट करना हो तो UB2A में कर लीजिए, ताकि हम हमारे उसमें पूरे ब्रेन स्टेम का CMP हमने कर दिया, यानी तीनों पर कंट्रोल हो रहा है, तीनों पर CMP कंट्रोल कर रहा है। तो UB2A और UB10 मेडुला के लिए हो गया, UB9 हो गया हमारा किसके लिए, पोन्स के लिए। लेकिन हम अभी पोन्स की बात आगे फिर कर लेंगे। हम आयुर्वेदिक में कहाँ बात कर रहे हैं, आयुर्वेदिक में हम लेफ्ट आरएफ बोलते हैं ना, लेफ्ट आरएफ में हमारा कफ ज्वाइंट, लेफ्ट आरएफ में कफ ज्वाइंट इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लोगों ने मेडुला को रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग मेथी वगैरह ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर हमको ब्रेन का और ट्रीटमेंट करना हो तो हम लोग जो आपको मिलेगा HB3 में मिलेगा, और ये ब्रेन वाली किताब जो है उसमें मिलेगा, ये हम करेंगे फिंगर नंबर 9 में, फिफ्थ स्पायरल, फिंगर नंबर 9 में फिफ्थ स्पायरल में मेडुला को रखा हुआ, फिफ्थ स्पायरल अपोजिट फ्लो, इस पे हम लोग करेंगे फिफ्थ स्पायरल, फिंगर नंबर 9 फिफ्थ स्पायरल अपोजिट फ्लो। और नॉर्मली जैसे कोई करना हो तो 4 5 6 8 3 6 2 इस तरह कर सकते हैं, नॉर्मली जितना समझ में आ रहा है। तो पहले तो हमारा 4 5 6 8 3 6 2 0 2 9 सीरीज का एक कंसेप्ट रहेगा, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, ये ट्रीटमेंट के पॉइंट है। पोन्स दूसरा है, ऊपर पोन्स रह गया। अब मेडुला और मध्य मस्तिष्क से ऊपर ब्रेन है, मिड ब्रेन, नीचे मेडुला, वहां बीच में पेन्स है। और हमने कहा था ना सेरेबेलम उसके सबसे बाहर की तरफ है, तो सेरेबेलम का जो मिडिल वाला है, सेरेब्रल पेडेंकल जो है उससे ये जुड़ा हुआ है पोन्स। और
ब्रेन स्टेम की इस भाग की अपनी कोई विशेष संरचना नहीं है, ये इसमें लिखा हुआ है। तो मिडिल सेरेब्रल पेडंकल से जुड़ा हुआ है। पेडंकल क्या है? पिलर की तरह का एक स्ट्रक्चर है। पेडंकल को जो बोल रहे हैं पिलर की तरह का, वो नर्व फाइबर से बना हुआ है, लेकिन पिलर जो पेडंकल पिलर की तरह का स्ट्रक्चर है जो सेरेब्रम को होल्ड करता है। इसे पूरे सेरेब्रम, पूरे उसको ब्रेन को, मस्तिष्क को करता है। तो ये सेरेबेलम, जहां सेरेब्रम का है, सेरेबेलर का है, तो वहां सेरेब्रम का होगा। जहां सेरेबेलम की बात है वहां इसको होल्ड कर रहा है। इसकी अपनी अलग से कोई संरचना नहीं है, बस केवल सेंसरी और मोटर कॉर्टेक्स, ये जो है पहचाने भी नहीं जा सकते, यहाँ पर पहचान नहीं सकते, डिस्टिंग्विश नहीं है कि कौन सेंसरी है, कौन इस वाले पोन्स वाले भाग में सेंसरी, और भाई एक सेंस वाले नीचे से जा रहे हैं, ऊपर से मोटर आ रहे हैं, तो ये दोनों पहचान आप नहीं सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होंगे? तो एक तो नर्व फाइबर होंगे, दूसरा ग्लियल सेल्स। हम लोग ग्लियल सेल्स की बात करते हैं ना, कि जो कोई भी ब्रेन का पार्ट है तो उसमें 3 तरह के सेल्स हैं। एक तो हमारा ये नर्व सेल है, नर्व फाइबर मिलेंगे जो हम न्यूरॉन वगैरह बात करते हैं। दूसरा ग्लायल सेल्स है, ये सुरक्षा के लिए भी होते हैं और तमाम और कार्य भी करते हैं। और तीसरा हमारा टिश्यू, कोई ना कोई टिश्यू होगा जो कनेक्टिव टिश्यू कहलाएगा। तो ये नर्व फाइबर और ग्लायल सेल्स की कसी हुई संरचना है। तो इसमें सेंटर कौन कौन है? अब नीचे से जो जाएगी वो कौन सी एफरेंट नर्व होगी, तो वो यहाँ पर पोन से कनेक्ट होगी, पोन से जाएगी, पोन से होते जाएगी, मतलब इससे मिलती हो जाएगी। ऊपर से जो आएगी वो भी इससे मिलती हो जाएगी। यानी दोनों यहाँ पर पोन्स में जाएंगे जरूर, लेकिन इसका अलग से कोई बहुत बड़ा रोल, कोई उसके फाइबर्स को पहचान नहीं सकते बस हम लोग। और अब अपनी कोई विशेष कोई संरचना नहीं है, बस ये वाले ऊपर वाले नीचे वाले जाएंगे तो यहाँ पर होगा। और दूसरा क्या होगा? ये सेंटर जरूर है यहाँ पर। इन सेंटर की वजह से क्या होता है, न्यूमेटैक्सिक और एपनिस्टिक सेंटर्स हैं। ये दोनों मेडुला का जो सेंटर है, इन सेंटर के साथ सहयोग करते हैं। वो वहां से जो इंफॉर्मेशन, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है और दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हुए आपके श्वसन को, जो हमारा साइकिल है, उसको कंट्रोल करते हैं कि कब रुकना है, कब लेना है, कब जाना है। ये दोनों न्यूमेटैक्सिक और एपनिस्टिक सेंटर दो हैं। तो हमेशा कौन से पूछा जाता है कौन कौन 2 सेंटर हैं, तो हम लोगों को न्यूमेटैक्सिक और एपनिस्टिक सेंटर 2 हैं। ये दोनों केंद्रक एक दूसरे के सहयोग से मेडुला स्थित श्वसन केंद्रकों की गतिविधियों को प्रभावित करते रहते हैं। तो एक तो ये उसका वो है। दूसरा क्या है? क्रेनियल नर्व का ये 5वां, क्रेनियल नर्व का 5th का आंशिक हिस्सा, इसमें लिखा 8th का आंशिक हिस्सा और 7th और 6th के पूर्ण हिस्से। तो इसमें 6th का पूर्ण हिस्सा है, 7th का पूर्ण हिस्सा है और 8th का पूर्ण हिस्सा है, और 5th का आंशिक हिस्सा भी है। ये देख लीजिएगा आप लोग उसमें जहां क्रेनियल नर्व, तो मेरे हिसाब से क्रेनियल नर्व का 5th का भी आंशिक हिस्सा है इसमें। ठीक, अगर इसका ट्रीटमेंट करना हो तो क्या करें? UB9 हमने बताया, और UB2A नोट कर लीजिए हमेशा के लिए। CMP पॉइंट है, CMP पॉइंट ऑफ किसका है? ब्रेन स्टेम का। कौन सिस्टम? ब्रेन स्टेम का है। तो स्टेम में तीनों चीज आ गए, तो UB2A ब्रेन स्टेम का, UB9 इसका है, और UB10 मेडुला का है। तो UB9 को हम लोग कर सकते हैं। जब हम लोग पोन्स को हम लोग रखा कहाँ है? फिंगर नंबर 7 में, और हम लोग वात ज्वाइंट में रखा हुआ है। तो हम फिंगर नंबर 7 में, आयुर्वेदिक में फिंगर नंबर 7 में वात ज्वाइंट में हम लोग पोन्स को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। क्लियर? और आयुर्वेदिक के हिसाब से फिंगर नंबर 9 4th स्पाइरल दे सकते हैं हम लोग। फिंगर नंबर 9 4th स्पाइरल अपोजिट फ्लो ब्रेन के उपचार के संबंध में दे सकते हैं। अब हम लोग आएंगे मिड ब्रेन में आ गए। मिड ब्रेन क्या है? मिड ब्रेन हमारा जो है, मिड ब्रेन के इस हिस्से का नाम क्यों मिड ब्रेन को कहा गया? भाई एक फोर ब्रेन होगा, एक मिड ब्रेन होगा और एक हिंड ब्रेन होगा। 3 ब्रेन होंगे। एक सामने का ब्रेन, तो अगर ब्रेन के 3 पार्ट कहे जाए तो एक होगा
फोर ब्रेन, दूसरा होगा मिड ब्रेन, तीसरा होगा हिंड ब्रेन, हिंड माने पीछे वाला, तो पीछे का ब्रेन, मध्य का मस्तिष्क, और पहला जो है सामने वाला मस्तिष्क, तो फोर ब्रेन, तो तीन ब्रेन की बात हो गई, ठीक है। तो मिड ब्रेन, ये मतलब जो फोर ब्रेन है और पीछे मिडला वगैरह जो भाग है उसका पीछे का हिंड ब्रेन कहलाता है। तो हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में होने की वजह से इसका नाम मिड ब्रेन है, ठीक है। जैसे अब क्या है, जैसे हम लोग वृक्ष की तुलना के ब्रेन स्टेम की बात किया, तो हम लोग कह रहे हैं कि वृक्ष का नीचे से ऊपर गया, फिर डालियां फूटी, फिर उसमें पौधे लगे, अरे वो क्या कहते हैं, फूल लगे, डालियों में फूल लगे, फल लगे, ये सब है। तो वैसे ही इसको यहाँ शाखाएं फूटेंगी और ये दोनों के पूरा फैला देगा, जैसे वृक्ष बना देगा। इसके ऊपर देखिएगा, इसके ऊपर की संरचना मैं आप थोड़ा सा बता दूं, इसके ऊपर आपको मिलेगा क्या, थैलमस मिलेगा, और ऊपर यहाँ ऊपर हाइपोथैलमस, थैलमस सब मिलेगा, थैलमस मिलेगा, हाइपोथैलमस मिलेगा, और ये सुपीरियर ऊपर। अब देखिए हमने कहा था ना कि जो सेरेबेलम है बगल में है वो बिल्कुल, तो इससे धरातल से इसके धरातल, पोन्स के धरातल पर है वो, तो बीच वाला, तो इसका ऊपर वाला जो शाखा है वो इससे जुड़ी होगी। तो जो सुपीरियर पेडंकल होगा, सेरेबेलर पेडंकल, वो इससे जुड़ा होगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाला इंफीरियर वाला जुड़ा हुआ है मिडुला से, बीच वाला मिडिल वाला जुड़ा हुआ है हमारे पोन से, तो ऊपर वाला जुड़ा होगा किससे, सुपीरियर जुड़ा होगा मिड ब्रेन से। ये उसका 3 पेडंकल है उसके। इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, नोट कर लीजिए। ग्रे मैटर से भरा हुआ है, ये ग्रे मैटर का है। और इसमें 2 और चीजें हैं, देखिए सुपीरियर कॉलिकुलाई और इंफीरियर कॉलिकुलाई। वो ये कॉलिकुलाई क्या है, कॉलिकुलाई वर्चुअली मासेस हैं, ये सब ग्रे मैटर के और व्हाइट मैटर के मासेस हैं। तो ये उसमें उस भाग में मासेस 3-4 मासेस हैं, उन्हीं को सुपीरियर कैलिकुलाई और इंफीरियर कैलिकुलाई करते हैं। तो वो चार शायद है इसमें, तो 2 युग्म के अंदर लिखा हुआ, 2 युग्म के अंदर मतलब 2 पेयर, यानी 2 सुपीरियर कैलिकुलाई होगा और 2 इंफीरियर कैलिकुलाई होगा। तो ये दोनों ये एक ठोस संरचना है, जो कहना चाहिए कि अंडाकार नून लिख दिया, हम लोग गोलाकार या अंडाकार है, एक संरचना है जो व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर दोनों, यानी उसमें दोनों चीज होंगी, उसमें ग्रे मैटर भी है, व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर माने उसमें न्यूक्लियाई भी होगा, और व्हाइट मैटर माने उसमें एक्सॉन भी होगा। तो ये है। अब इनका काम क्या है, पहले वाला सुपीरियर कैलिकुलाई का अर्थ का है कि ये विजुअल रिफ्लेक्स, यानी हम आंख को देखें, झपकाएं, ये सब विजुअल रिफ्लेक्सेस जो है इसमें, कोई तुरंत आ जाए विजुअल रिफ्लेक्स तुरंत। दूसरा क्या है, ऑडिटरी रिफ्लेक्स, कोई सुना तो हम लोग कर दिया, ये जो वो है रिफ्लेक्सेस, ये है आपके जो इन्हीं से गवर्न हो रहे हैं मिड ब्रेन से, ठीक है। तीसरा इसका तो विजुअल रिफ्लेक्स हो गया। क्रेनियल नर्व 3rd से 4th से और 5th के न्यूक्लियस यहीं पर है, 3rd 4th 5th के न्यूक्लियस यहीं पर है। दूसरा, अब अगर ट्रीटमेंट हम लोग करना हो तो कहाँ कहाँ करें, चाइनीज के हिसाब से हम लोगों को GB11A, चाइनीज में GB11A, GB17, GB18, GB गॉल ब्लैडर की बात कर रहा हूँ, GB11A, GB17, GB18, GB18A और GB19, ये इससे संबंधित है। तो यहाँ पर हम लोग उपचार दे सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मेथी लगा सकते हैं इन पॉइंट्स पर। और हम लोगों ने मिड ब्रेन को रखा है इसके साथ, राइट मिडिल फिंगर में रखा है ना आयुर्वेद में, बोलिए जी। यस, तो जी सर। तो वहां इसमें भी पहले चाइनीज में UB2A भी हम यूज करें ना, ब्रेन स्टेम का पार्ट है,
तो UB2A ज्वाइन करेंगे, UB11A करेंगे, 17 करेंगे, 18 करेंगे, 18A करेंगे और 19 करेंगे गॉल ब्लैडर के पॉइंट। ये उसके हो गए। अगर आयुर्वेदिक में करना हो तो राइट मिडिल फिंगर वात जॉइंट में इसको रखा हुआ है, तो वहां पर हम लोग मेथी वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। और फिंगर नंबर 9 जो आपको B3 में लिखा होगा, फिंगर नंबर 9 में थर्ड स्पाइरल अपोजिट फ्लो, थर्ड स्पाइरल अपोजिट फ्लो में हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जो ट्रीटमेंट देना हो। ठीक, अब आया सेरेबेलम। सेरेबेलम, अब सेरेबेलम क्या है? सेरेबेलम क्या है कि कोई पोस्चर, जो हमारे पोस्चर है, हम बैठे हुए हैं, तो हमको ये मालूम है कि हमारा हाथ कहाँ है। हम आंख बंद कर ले तो ही मालूम होगा हमारा हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, पैर धरती पर है, कुर्सी पर है, कहीं पर रखा हुआ है, हवा में है। ये सब चीजें हमको कोई बताने के लिए एक सिस्टम चाहिए, वो सिस्टम हमारा सेरेबेलम है। तो पोस्चर के सेंस को बताने के लिए, या शरीर की वर्तमान स्थिति क्या है, हवा में कहाँ है, हवा में कहाँ पर है, मतलब स्पेस में कहाँ पर है, इसकी सूचना देने के जो भी रिसेप्टर होते हैं उनको प्रोपियोसेप्टर कहते हैं। ठीक है, उनको प्रोपियोसेप्टर बोलते हैं। ये रिसेप्टर, भाई रिसेप्टर ही तो है हमारे साथ द्वारपाल, रिसेप्टर को द्वारपाल मानिए, ये हर जगह बैठे हुए हैं। तो ये सूचना कौन देगा कि आपकी स्थिति कहाँ पर है, आप क्या कर रहे हो, आप बैठे हो तो आप बाएं हाथ कहाँ है, दाएं हाथ कहाँ है, आपकी पीठ किससे, कुर्सी से टिकी हुई कि नहीं टिकी हुई, ये जो इंफॉर्मेशन देने का काम है जो भी देगा वो रिसेप्टर को प्रोपियोसेप्टर बोलते हैं। तो प्रोपियोसेप्टर कहिए, ये प्रोपियोसेप्टिव इंपल्सेस का सबसे बड़ा ऑर्गन है, गैंग्लियन है, ये हेड गैंग्लियन है। गैंग्लियन माने, हम लोगों ने फिर कहा था, गैंग्लियन माने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूक्लियाई होंगे उनको गैंग्लियन कहा जाएगा। न्यूक्लियाई माने जहां न्यूक्लियस होगा, जहां सेल बॉडी बैठी होगी तो हेड गैंग्लियन, क्योंकि सेल बॉडी ही तो नियंत्रित करेगी, वही तो इंफॉर्मेशन देगी, वही तो नहीं वो इंफॉर्मेशन नहीं देगी, वो एनालाइज करेगी, एनालिसिस करने का। चलते समय हाथ पैर की पोजीशन क्या है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए, क्या मालूम क्या मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए, कौन सी ग्रुप ऑफ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। भाई अभी कोई ऑर्डर आया कि आप दौड़िए, तो कौन से ग्रुप ऑफ मसल्स को इसमें कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट माने कॉन्ट्रैक्शन जब करेंगे तो एक्टिव होंगे, तो कौन सी ग्रुप ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें। हाथ पैर को सिकोड़ना है तो कौन से सिकोड़े, कौन सी मसल्स एक्ट करें, ये सब इंफॉर्मेशन है। तो इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन बता दे रहे हैं, ये पढ़ लीजिएगा। मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, कोई जॉइंट का मूवमेंट होगा कैसे करना होगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन की ग्रेडिंग भी करता है, ये ग्रेडिंग करेगा कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कितना करना चाहिए। इसको बंद कर लीजिए और किसी का खुल रहा हो तो, मसल कॉन्ट्रैक्शन की ग्रेडिंग करना है कैसे। दूसरा, संतुलन बनाने का काम। हेलो, किसी का खुला हुआ है शायद जी। तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की ग्रेडिंग, मतलब ग्रेडिंग माने कितना होना चाहिए, कितना कॉन्ट्रैक्ट करें कि हम ये मान लीजिए किसी को उछलना हो तो कितना सिकोड़े की वो उछल जाए, तो ये सब ग्रेडिंग। संतुलन बनाने का, फैलाने सिकोड़ने के मध्य संतुलन जो कैसे हो, ये कैसे कितना सिकोड़े कितना करें। शरीर हाथ पैरों की स्थिति क्या है, किसी भी समय में क्या है, इवन सोते समय क्या है। आपको सोते समय जब हो तो आपको मालूम है क्या बायां सर आपका वो है, तो आप जैसे जागते हैं तो मालूम हो जाता है कि हमारा हाथ कहाँ पर है, वो जो इंफॉर्मेशन है वो। फिर ऑर्गन ऑफ गोल्जी हम लोगों ने पढ़ा है, इसी पढ़ चुके हैं। ये ऑर्गन ऑफ गोल्जी जो है ये क्या है, रिसेप्टर, जो रिसेप्टर है। अब ये रिसेप्टर द्वारपाल फिर आ गए, ये सब द्वारपाल मानिए, बताने वाले, इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। ऑर्गन ऑफ गोल्जी क्या है, रिसेप्टर है जो टेंडन में, अब टेंडन हम लोग पढ़े हुए हैं एमटीबी, टेंडन को आप एमटीबी माने, एम माने मसल,
टी माने टेंडन और बी माने बोन। मसल्स और बोन को जोड़ने के लिए जो होता है वो टेंडन कहलाते हैं। तो ऑर्गन ऑफ गोल्जी क्या है, ये उनके सबके वो इसका हेड है ना ये। तो ऑर्गन ऑफ गोल्जी क्या है कि जो टेंडन में उपस्थित होते हैं, तो यानी बोन और मसल्स के बीच में जो जोड़ने का तंत्र है या ऑर्गन कहलाते हैं, उनको हम बोलते हैं टेंडन। तो इनमें ये रिसेप्टर उपस्थित होते हैं ऑर्गन ऑफ गोल्जी। इनका कार्य स्टिमुलस को मापना है, कितना स्टिमुलस दें, कितना हम स्टिमुलस माने कितना स्टिमुलेट करें, किस डिग्री पे करें, कितना करें, कितनी क्वांटिटी में करें, कितनी क्वालिटी में करें, क्वांटिटी दो सभी। अगर कोई टेंशन जो, अगर मान लीजिए हमारी मसल कोई क्षमता है, मेरे हाथ की मान कह रहे हैं 692 केजी उठा सकते, मान लीजिए अब 692 केजी उठा सकते हैं, तो मान लीजिए ये क्षमता है, और कोई हमको 700 केजी उठाना चाहे तो हम नहीं उठा पाएंगे, तो ये मसल तुरंत बताएगी, ब्रेन को सूचना यही सब देंगे कि ये हमारे क्षमता के बाहर है, हम 50 किलो नहीं उठा पाएंगे या 100 किलो नहीं उठा पाएंगे, हमारी क्षमता, ये सूचना यही देती, मापता है, मापने का काम करता है। अगर कोई अच्छा मसल, दूसरा मसल ऑर्गन ऑफ गोल्जी, दूसरा मसल स्पिंडल, ये इसी से जुड़े हुए हैं। ये मसल फाइबर बंडल्स में उपस्थित होता है, जो मसल फाइबर बंडल होता है उसमें ये उपस्थित होता है मसल स्पिंडल। ये भी वही काम करते हैं कि कितना लंबाई होनी चाहिए, कितना फैलाएं, कितना चिकोड़े, ये सब इन्हीं के लिए। तो ऑर्गन ऑफ गोल्जी और मसल स्पिंडल को ये फंक्शनल है। अब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे आपको ये होता है। अब इसका अगर आप जानना चाहें थोड़ा बता दें। आपको कोई इंफॉर्मेशन, आपको कोई आदमी आया, ये एग्जाम्पल तो पढ़िएगा। दूसरा, कोई एग्जाम्पल आया, कोई आदमी आया और आप बैठे हुए हैं और उसने आपको थप्पड़ मार दिया। अब ये इंफॉर्मेशन तुरंत चली गई ब्रेन को कि हमको, क्यों, सेंसर है, द्वारपाल है, तुरंत इंफॉर्मेशन दिया थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, और ये स्पाइनल कॉर्ड बैक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से गई और ब्रेन तक पहुंच गई। ब्रेन ने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन मतलब हुआ, और ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन ने कहा, एनालाइज किया कि भाई ये कौन आदमी है, ये तो हमारा कोई ऐसा मित्र तो है नहीं कि जो हमने ऐसे उसने थप मारा हो और मित्रवत व्यवहार में ना, ये हम तो, ये दूसरा आदमी है, और इसकी जो उसने फोटो रखी हुई है, या उसके पास जो एक स्पेसिफिक आपका फोटोग्राफ है उस आदमी का या किसी परिचित का, उससे मैं टैली नहीं कर रहा, तो उसने टैली कर लिया कि ये हमारा मित्र नहीं है। अब उसने तुरंत ये इंफॉर्मेशन दिया सेरेबेलम को कि बताओ तुम कहाँ तुम्हारी स्थिति क्या है, क्योंकि ऑर्डर तो हम देने जा रहे हैं कि पीटने का, तो कैसे तुम बताओ। तो उसने कहा हम बैठे हुए हैं। तुरंत सेरेबेलम ने बता दिया कि हम बैठे हुए हैं। अब बैठे हुए हैं तो उन्होंने कहा कि बैठे हुए तो आप खड़े होइए। अब वो ऑर्डर आएगा कि आप खड़े होइए, ऑर्डर आएगा कि आप खड़े हो जाइए, और खड़े होकर के अपना बायां पैर आगे बढ़ाइए, ये सब पूरा आएगा, और उसके बाद आकर के आप उसको मार दीजिए। अब मान लीजिए इतने एक्शन करने में जब आप खड़े हुए और वो हुआ, वो आदमी भाग गया, ये भी हो सकता है। तो फिर सेरेबेलम ऑर्डर देगा कि हम, और बताएगा ब्रेन को कि हमने जो आपने ऑर्डर दिया था वो फुलफिल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो आदमी भाग गया। या अगर उसने मार दिया तो बता देगा कि हमने उसको थप्पड़ मार दिया, और ये इंफॉर्मेशन भी चली गई। ये इतने एक्शन आपके उसमें हो चुके होते हैं, और यही ब्रेन फंक्शन करता है, ये इन कोऑर्डिनेशन विद सेरेबेलम। ठीक है, क्लियर? समझ में आया सेरेबेलम का फंक्शन? जी ठीक। चलिए अब अब हम फंक्शनल इकाई की बात कर रहे हैं कि इसकी कोई फंक्शनल यूनिट होगी। तो फंक्शनल यूनिट इसकी जो है उसका परकिंसे फाइबर्स है। ये क्या है? विशेष लंबी गर्दन वाले फ्लास्क के आकार की, इस तरह की लंबी गर्दन इस तरह होगी, लंबी गर्दन जैसे फ्लास्क होता नहीं है, तो फ्लास्क के आकार की नर्व कोशिकाएं, नर्व की सेल्स हैं, जो परकिंसे फाइबर्स कहलाती हैं। इनको बोलते हैं, इनका जो क्रियात्मक इकाई का नाम है परकिंसे, जैसे हम सेल बोलते हैं, वैसे इनकी फंक्शनल यूनिट परकिंसे फाइबर्स है। ठीक है, परकिंसे फाइबर्स या परकिंसे सेल्स कह सकते हैं, परकिंसे। ठीक है, ये विशेष कोशिकाएं इनकी मध्य परत में सुरक्षित हैं, बड़े उसमें है ये फंक्शन यूनिट में, और यहां पर केवल एक एक्सॉन ही जा सकता है, वहां पर एक सिंगल एक्सॉन वहां पर जा सकता है।
तो सेरेबेलर न्यूक्लियस, 4 प्रकार के न्यूक्लियस, इसमें 4 प्रकार के न्यूक्लियस बताए गए हैं। एक लैटरल लोब में, जो इसके सेरेबेलम के लेटरल माने साइड वाले लोब में न्यूक्लियस डेंटेटस, डेंटेटस नाम का है। मीडियल लोब में न्यूक्लियस फेस्टाइजी नाम का है, FASTIGII। और जो इंटरमीडिएट लोब है उसमें न्यूक्लियस इम्बॉलिफॉर्मिस और न्यूक्लियस ग्लोबस, ये जो है इसमें इसके 4 प्रकार के मिलते हैं। इन्हीं न्यूक्लियस से इफरेंट ऑर्डर, इफरेंट माने जो आदेश, मोटर वाले इफरेंट ऑर्डर्स इन्हीं से भेजे जाते हैं। सेरेबेलम ब्रेन स्टेम से 3 पेडेंकल्स के माध्यम से जुड़ा हुआ है, वही हम लोगों ने बताया ना भी, सुपीरियर सेरेबेलम पेडेंकल, तो इसमें इफरेंट फाइबर्स, मिड ब्रेन, इफरेंट माने जो ब्रेन से आएंगे, इफरेंट इफेक्ट वाले, जो मोटर वाले, मिड ब्रेन, थैलेमस, रेड मसल्स और सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जाते हैं। ये माध्यम है, मिड ब्रेन, थैलेमस, रेड मसल्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल माने ऊपर लास्ट में कॉर्टेक्स पे जाते हैं, और वहां से मतलब ये रूट है, इफरेंट से ऊपर जाते हैं, मतलब ये एफरेंट क्या है, एंटीरियर स्पाइनोसेरेबेलर फाइबर्स से आते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा था पहले, वो इफरेंट स्पाइनोसेरेबेलर मतलब स्पाइन और सेरेबेलर फाइबर्स जो है वो सामने वाले उस भाग से। मिडिल वाले में क्या है, मिडिल वाले में जो सेरेब्रल पेडिकल है, अपोजिट सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, दूसरे साइड के अपोजिट सेरेब्रल कॉर्टेक्स के फाइबर्स पोन से होते हुए सेरेबेलम तक पहुंचते हैं, यानी इस तरफ वाले सेरेबेलम तक पहुंचेंगे, लेफ्ट वाले तो अपोजिट साइड से आते हैं, मतलब उस साइड के नहीं आते हैं। तीसरा इंफीरियर सेरेब्रल पेडिकल है, इसमें एफरेंट मतलब जो सूचना वाले हैं, जो नीचे से जा रहे हैं ऊपर वाले, तो ये क्या है, पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट से जाते हैं। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है, स्क्रीन नहीं है, ये तो इसमें लिखा हुआ है, सेरेबेलम का बता रहे हैं उत्तर, सेरेबेलम में है, सेरेबेलम का बता रहे हैं आगे, उसी का थोड़ा बहुत डिस्कशन है, सेरेबेलम का ही डिस्कशन है थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा उसमें देखिएगा, सुनिएगा, पढ़िए। एफरेंट फाइबर पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट से एफरेंट जाते हैं, नीचे से पोस्टीरियर स्पाइनो, पीछे वाले स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट से जाते हैं, और वेंट्रल और डॉर्सल एक्सटर्नल सर्कमवेंट फाइबर्स जो न्यूक्लियस ग्रेसलेस जाते हैं, जो हम लोग पढ़ा चुके हैं कि न्यूक्लियस ग्रेसलेस होता है, उससे जाते हैं। अब क्या क्या इसी में देखिए, इसी में सब लिखा हुआ है, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहे हैं ताकि समझ में आए। स्पर्श शरीर के पोस्चर, स्थिति, कोई श्रवण संबंधी, कोई दृश्य संबंधी, गंध संवेद नहीं आता, गंध संवेद को छोड़ दीजिए, जो स्मेल है वो नहीं, सारे संवेग सेरेबेलम में आते हैं, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन इसका मसल कॉन्ट्रैक्शन में कि कॉन्ट्रैक्ट करें कितना करें, ये इसका कोई रोल नहीं है। अब ये पढ़िए सेरेबेलम को, आगे पढ़िएगा, इसमें आगे अभी ये बताएंगे, सब अभी बताएंगे। सर जो आप ये डिटेल में बता रही है इस बुक में नहीं है, मतलब वो उस पर स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, नहीं वो आप इतना, ये तो किताब है ना, किताब के अलावा भी थोड़ी सी है ना, हमें बताए, यही सब बता रहे हैं, जो बता रहे हैं वही है। देखिए सेरेबेलम को चुंगी चौकी भी कहा जाता है, ठीक, इसी में लिखा, मेडुला से कोई भी संदेश जो आएगा, अभी यही बता रहे थे ना, एफरेंट या इफरेंट, वो पहले सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आएगा, वो अपने इंपल्स की सूचना इसको जरूर देगा, ठीक है, और फिर ये भी उससे इसकी सूचना पर मिलान करेगा। हमने बताया ना कि कैसे आया, इसने बताया कि वो हमने मार दिया, नाक में बैठी मक्खी है, उसको उड़ा दिया, या मक्खी स्वयं उड़ गई, ये सब इंफॉर्मेशन ब्रेन को मिलती है और ब्रेन इससे करता है। तो कोई कार्य
होता है या नहीं होता, ये दिख पढ़ा है ना, कोई कार्य होगा कि नहीं होगा ये आपको ये जरूर बताएगा। अब इसके गुण जो कह रहे हैं ना, ये जो आपके कह रहे हैं ना यहाँ पर, ये प्रयोगों पर आधारित निष्कर्षों के आधार पर सेरेबेलम के कार्य, अब यही वही बता रहे हैं। पहला कार्य इनका क्या है, देखिए यही लिखा ना, सेरेबेलम से समस्त प्रकार के आवेग प्राप्त होते हैं। सेरेबेलम में सारे प्रकार, नीचे वाले भी, नीचे वाले क्या कौन जाएंगे बोलिए, नीचे वाले कौन जाएगा, नीचे से कौन जाएगा, कौन सा आवेग जाएगा, इंपल्स, सेंसरी, सेंसरी, यस सेंसरी। तो सेंसरी जाएगा, यहां पर जाएगा, ऊपर से आएगा कौन, मोटर, मोटर, ऊपर से मोटर आएगा, वो भी यहीं पर जाएगा। ये मिलान क्या करेगा, किससे करेगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को। हमने अभी बताया ना कि इसने, वो पूछेगा कि आप कहां पर हो, आपका पैर कहां पर है, तो कहेगा पैर तो मैं बैठा हुआ हूं, तो कहेगा भाई खड़े हो और उसको मारो। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, तो ये क्या करेगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कोऑर्डिनेट करेगा। इस कार्य को सर्वो मैकेनिज्म कहते हैं। ये अपने आप हो रहा है और ये इससे कोऑर्डिनेशन होगा, क्योंकि उसको ब्रेन को कहां मालूम कि आप कैसे बैठे हो, ये इसको मालूम है, सेरेबेलम को। दूसरा, तो इसको जैसे मान लीजिए कोई, अब इसी के जो पॉइंट है, इसी पे आप देखिएगा, दूसरा प्रिडिक्शन, देखिए प्रिडिक्शन इसमें आया है कहीं, हाँ ये प्रिडिक्शन, देखिए तीसरा नंबर देखिएगा, प्रिडिक्शन बहुत इसका है। आप कोई प्रश्न आएगा तो हमेशा आएगा, ये पॉइंट जरूर पूछा जाएगा कि सेरेबेलम प्रिडिक्शन कौन करता है, तो ये प्रिडिक्शन सेरेबेलम करता है। कैसे, क्या है, आप दीवार जा रहे हैं, दीवार पर सामने आप चल रहे हैं, अचानक दीवार आ गई, आप क्या करेंगे, सेरेबेलम अगर आपका ठीक है तो आप टकराएंगे नहीं, क्योंकि आंख ने देख लिया, सेरेबेलम को मालूम है, उसने तुरंत ब्रेन से बताया कि तुम आगे दीवार है, तुरंत मुड़ जाएगा। तो ये जो पूर्वानुमान है, या कितनी तेजी से आप जाएंगे कि दीवार तक लड़खड़ाएंगे नहीं, दीवार से लड़ेंगे नहीं, ये प्रेडिक्शन का काम जो है इसका है, पूर्वानुमान करने का गुण। आगे दीवार है, मुड़ जाएगा। दिशा और दशा का ज्ञान होगा, हमारी दिशा क्या है, किस दिशा में जा रहे हैं, और हमारी दशा क्या है, हम कहां पर हैं, हमारे वो उसका ज्ञान। अगर ये नहीं है तो डिसमेट्रिया रोग हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो डिसमेट्रिया रोग हो जाएगा, देखिए लिखा हुआ है। अगर संवेद गायब है, अगर अनुमान मस्तिष्क रुग्ण है, तो वो किसी दीवार से टकरा जाएगा, तो ये इस दशा को डिसमेट्रिया बोलते हैं। दूसरा क्या होगा, वही जो सर्वो मैकेनिज्म। तीसरा, क्रिया को मंद करने का गुण है। कैसे मंद होगी, मान लीजिए आप बहुत तेजी से आ रहे हैं, कोई इंपल्स की गति बहुत तेज आई, तो इंपल्स आया तेज की, बहुत तेजी करना, वो उसने इसमें क्या है, इसको कहता है ना इतनी तेजी से नहीं करना इसको, ये इसका राइट है, ये इसको राइट मिला हुआ है कि आप कोई भी इंपल्स आ रही हो, कोई भी किसी भी इंफॉर्मेशन पे आ रही हो, आपको दौड़ने की इंपल्स हो, चलने की इंपल्स हो, आने की हो, कुछ इंफॉर्मेशन की हो, ये बताएगा कि नहीं आपको हाथ कितनी दूर तक बढ़ाना है, ये और तेजी से आया, इसने रोक देगा वहीं पर। ये काम जो है सेरेबेलम का है, तो मंद कर देता है। इनवॉलंटरी मूवमेंट को नियंत्रित करता है। इनवॉलंटरी मूवमेंट है, अपने आप हो रहा है, लेकिन उसको नियंत्रित करने का गुण इसके पास है। क्यों, अगर ये नियंत्रित न करे तो आपको कोई इंजरी हो जाएगी, कोई चोट लग सकती है। अब ये वही वेस्टिबुलर एपरेटस की सहायता से, हमने वो ये कहाँ होता है, वेस्टिबुलर पढ़ा होगा आपने लोगों ने, वेस्टिबुलर एपरेटस कहाँ होता है, तीन एपरेटस होते हैं, बताइए तीनों एपरेटस के नाम। एपरेटस जो पढ़ा हमने सेमेस्टर 1 में, वो बताइए। सर ये कान में होता है, इंटरनल ईयर में। हाँ नहीं, पहला हम सेमेस्टर 1 की बात कर रहे हैं। सेमेस्टर 1 में कौन सा एपरेटस हम लोगों ने पढ़ा है,
गोल्गी एप्परेटस। गोल्गी, वेरी गुड, गोल्गी एपरेटस। नंबर 2 हमने सेमेस्टर 2 में पढ़ा है। वेस्टिबुलर। हाँ, वेस्टिबुलर 3 में पढ़ा हुआ, वेस्टिबुलर 3 में पढ़ा है, सेमेस्टर 2 में एक पढ़ा हुआ है, जे जे जेजी एप्परेटस। हाँ, जेजे एपरेटस। जेजी एपरेटस, जेजी एक्स्ट्रा ऑपरेटर। ग्लोमेरुलस एपरेटस। तो 2 एपरेटस वहां पढ़े, और तीसरा एपरेटस हम लोग पढ़ रहे हैं वेस्टिबुलर एपरेटस, ये हम लोग सेमेस्टर 3 में पढ़ रहे हैं। तो हर सेमेस्टर में एक एक एपरेटस है। तो ये एपरेटस ये क्या करता है, ये आपको, जैसे आप लेटते हैं, आप बैठे हुए हैं बिस्तर में बैठे और लेट गए, तो आप अचानक धीरे धीरे लेटते हैं कि अचानक गिर पड़ते हैं? ना, गिर नहीं पड़ते, आप धीरे धीरे लेटते हैं। ये वेस्टिबुलर एपरेटस। तो ये जो पोस्चर का रेगुलेशन है, वेस्टिबुलर एपरेटस के सहयोग से इक्विलिब्रियम बना रखता है। क्लियर? ये इसका काम हो गया। शराब की मात्रा अधिक हो जाए, मान लीजिए कोई शराब को मात्रा अधिक हो जाए, तो डगमगाने का जो, इसको इंटेंशन ट्रेमर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसका सेरेबेलम कहीं न कहीं प्रभावित हुआ है, तो सीधी लाइन में नहीं चल पाएगा, डगमगाएगा, बाईं तरफ इधर ऐसे चलेगा, ये क्योंकि वो इसी के इक्विलिब्रियम को नष्ट करता है, सेरेबेलम के फंक्शन को। सेरेबेलर अब एक बीमारी है, अब आगे पढ़िए होगा, सेरेबेलर एटेक्सिया। अगर ये बीमारी हो गई, कोई एक होता एटेक्सिया है, इसमें 3 तरह की घटनाएं होंगी। एक से अधिक जॉइंट पर एक साथ जो मूवमेंट होगा, उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, सिंक्रोनाइजेशन जिसको बोलते हैं, सिंक्रोनाइज कोऑर्डिनेशन, आप वैसे कह दिए सिंक्रोनाइजेशन शब्द है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, तालमेल नहीं होगा, ठीक है, इसको सेरेबेलर एटेक्सिया बोलते हैं। जिस ओर का सेरेबेलम क्षतिग्रस्त है, उस ओर का नेत्र कपकपाता मिलेगा। जैसे मान लीजिए लेफ्ट का सेरेबेलम वो है, तो लेफ्ट वाला नेत्र कपकपाएगा, ये इसका कंधा झुका होगा, इसका पांव बाहर की ओर मुड़ा होगा, और ये चेहरा यूं थोड़ा राइट की तरफ घूमेगा, क्योंकि लेफ्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो राइट की ओर, स्वस्थ की ओर मुड़ जाएगा, ये उसका होगा। और आप कोई वहां पर मतलब जैसे आप घुटने पे कोई हल्के से टिप दे तो घुटना जो है हिलने लगेगा, ये जो इसके होंगी, ये सब चीजें हैं, पेंडुलम की बात होने का, ये उसका नुकसान है, मतलब क्षतिग्रस्त होने पर। ट्रीटमेंट क्या है? फिंगर नंबर 9, 6/7 स्पाइरल, 6 और 7 स्पाइरल पर अपोजिट फ्लो में हम लोग ट्रीटमेंट देंगे। लेफ्ट एमएफ हम लोग का कहाँ, सेरेबेलम कहाँ पर रखा हुआ है आयुर्वेद में? सेरेबेलम कहाँ रखा हुआ है? अरे इतना भी, ये भी इतने लोग बैठे हुए हैं सेमेस्टर 3, 4 आयुर्वेद में, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, एग्जैक्ट शब्द आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में सेरेबेलम को किस उंगली में रखा हुआ है? लेफ्ट मिडल फिंगर। यस, लेफ्ट मिडिल फिंगर। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें देखिए कितना है, लेफ्ट मिडिल फिंगर में आपका सेरेबेलम है, इसी में पोन्स है, इसी में और भी देखिए, और जोड़िएगा कौन कौन है, इसी में आपका मुंह है, माउथ है, याद करिए, इसी में माउथ है, इसी में आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, और इसी में आपका टिश्यू लेवल पे बहुत बड़ा टिश्यू है, कौन सा है? सीमन। यस, ओवा सीमन दोनों एक ही में है, उसको ओवा सीमन दोनों कह देते हैं, वो सीमन का है, ठीक है। तो ये इसलिए फिंगर नंबर 7 मिडिल फिंगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो फिंगर नंबर 9 पर लेफ्ट एमएफ के जॉइंट पर अपोजिट फ्लो में आप 4, 5 सीडेट 3, 6 टोन, अगर कोई एट्रोफी हो रही है यानी वो डैमेज हो रहा है, तो 4, 5 सीडेट 3, 6 टोन 0 to 9 सीडेट कर सकते हैं। और लेफ्ट एमएफ के ऑल फेलेंक्स में, तीनों में ऑल फेलेंक्स में मेथी या मटर इस लगा सकते हैं। नाउ कम टू थैलेमस। अभी हम लोग थैलेमस पढ़ाएं। मैडम का समय हो गया क्या? नीतू मैडम, समय आपका हो गया क्या? थैलेमस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बोलिए।
धीमे धीमे हो रहा, क्योंकि धीमा धीमे चल रहा है सब ना। नीतू मैडम नहीं क्या? अच्छा चलिए, तो नहीं है तो हमको समय मिल गया। थैलमस क्या है? थैलमस जो है ये भी क्या है, नर्व कोशिकाओं से बना ग्रे मैटर। इसमें साफ साफ कह दिया कि दिस इज मेड ऑफ ग्रे मैटर। ग्रे मैटर माने नर्व की सेल्स। जहां ग्रे मैटर की बात आए, नर्व सेल्स। अभी कह रहे हैं कि अंडाकार है, और कहां पर है? थर्ड सेरेब्रल वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल बोल लीजिए, थर्ड वेंट्रिकल। 4 वेंट्रिकल होते हैं। हार्ट में कितने वेंट्रिकल होते हैं? हार्ट में कितने वेंट्रिकल? 2 वेंट्रिकल। वेरी गुड, 2 वेंट्रिकल होते हैं, है ना, लेफ्ट और राइट। वेंट्रिकल ऊपर को कहते हैं, और ऊपर वाले भाग को 2 होते हैं। 4 चैम्बर हैं, तो 2 नीचे 2 ऊपर, तो 2 ऊपर वाले वेंट्रिकल कहलाते हैं। लेकिन हमारे इसमें 4 वेंट्रिकल हैं। ब्रेन में 4 वेंट्रिकल हैं। एक थर्ड वेंट्रिकल, एक फोर्थ वेंट्रिकल, और 2 हमारे लैटरल वेंट्रिकल। लैटरल माने साइड में, लैटरल माने साइड के वेंट्रिकल, ठीक है। तो साइड के वेंट्रिकल हो गए, और 2 हमारे, एक थर्ड एक फोर्थ, तो 4 वेंट्रिकल, ठीक। तो ये थर्ड वेंट्रिकल के पास दोनों ओर, थर्ड वेंट्रिकल के दोनों ओर स्थित है थैलेमस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ब्रेन स्टेम के ऊपर स्थित सेरेब्रल कॉर्टेक्स का हिस्सा। क्यों भाई? ब्रेन स्टेम के ऊपर है थैलेमस, तो ऊपर क्या है? ऊपर कॉर्टेक्स है, तो कॉर्टेक्स का तो हिस्सा हुआ। क्यों? ग्रे मैटर से बना हुआ है। ग्रे मैटर हमने पढ़ा था कि कॉर्टेक्स इज मेड ऑफ ग्रे मैटर, यानी हम वी कैन से कि ग्रे मैटर इज कॉर्टेक्स एंड कॉर्टेक्स इज ग्रे मैटर, दोनों को हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ग्रे मैटर से बना हुआ, तो ये उसी का हिस्सा है। और थैलेमस ऊपरी सिरे पर, देखिए नेचुरली ऊपर जुड़ा रहेगा उससे, किसी न किसी फाइबर से जुड़ा हुआ है, तो और एक दूसरे काम को परिचित है। अगर जुड़ाव है, हमारा आपसे जुड़ाव है, हमारा हेमंत सिंह से हमारे जुड़ाव है, तो हम हेमंत सिंह की सारी बात जानते हैं, हेमंत सिंह हमसे हमारी सारी बात जानते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। फोन करेंगे, बता देंगे कि ये हुआ, हम बता देंगे हेमंत सिंह ये हुआ। ये जो कम्युनिकेशन है, वही कह रहा है, वो कह रहा है थैलेमस जो है ऊपर जुड़ा हुआ है, तो एक दूसरे कार्य से परिचित है, इसलिए थैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब इसका क्या, एक ही वो है, ये केवल एक चीज है, गंध संवेद को नहीं लेता है। वो कहता है कि उनको हम उनसे नहीं करेंगे, शेष सबको पहले रिले स्टेशन के रूप में है ये सेंसरी। देखिए इसका नाम क्या है? उसका नाम चुंगी चौकी था, इसका नाम क्या है? सेंसरी रिले स्टेशन। रिले स्टेशन हम लोग पहले पढ़ा होगा, कभी सुना होगा, रेस होता था ना कहाँ पहले? एक अरे दूरदर्शन वगैरह क्या होता? दूरदर्शन के पहले बोलिए क्या होता था? अरे वो वाली भूल गए आप लोग कि क्या मोटर, वो कहते थे कि हमारे ये स्टेशन से बोल रहे हैं, रेडियो स्टेशन, हम यहाँ से रिले कर रहे हैं। नहीं, रिले स्टेशन होता तो कहीं से आती थी आवाज, और रिले स्टेशन में होती थी, वहां से संप्रेषण। विविध भारती। हाँ यस, ये सब सारे उसी में थे। पहले रिले सेंटर ही तो थे, कहीं होता था प्रोग्राम, रिले यहाँ हुआ, यहाँ से रिले कर, वहां होता थोड़ा था। तो रिले सेंटर तो सेंसरी रिले सेंटर है। जो भी सेंसेस आते हैं यहाँ से बिना आए हुए कहीं नहीं जा सकते। गंध को छोड़ दीजिए, वहां स्मेल की बात नहीं करता, कह रहे पहले आएंगे, यहाँ मिलेंगे, भेंटेंगे, और तब उसके बाद ये खुद भेजेगा, उसके पहले नहीं जाएंगे। और जहां जहां यथास्थान माने जहां जाना है वहीं भेजेगा। विभिन्न संवेदों का समैकिक इंटीग्रेशन भी होता है, ठीक है। तो थैलेमस ये है, सेंसरी रिले स्टेशन है, और ये इसका ये भेज जाते हैं। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य तो जो है बहुत अधिक कार्य ज्ञात नहीं है, ठीक है, लेकिन जो थोड़े बहुत ज्ञात है क्या है, कहते जो है कि अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में इंजरी हो गई, अब क्योंकि उसी का जो हिस्सा है ना, तो वहां कोई इंजरी हो गई तो इसके संवेद यानी इनका फंक्शन गायब हो जाएगा। फिर कहते हैं कि लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ हफ्ते बाद क्या करते हैं, कुछ जो है कुछ सेंसेस महसूस करने लगता है। कौन से?
तेज वाले, तेज पेन, तेज, लेकिन हल्का पेन होगा तो ना, तो इसीलिए इसको निम्न स्तर का संवेदी अंग माना जाता है। भाई नॉर्मल पेन हो, बता ही नहीं रहा है, जब तक इसको बहुत अधिक पेन ना होगा तब तक ये बताएगा नहीं। क्यों? क्योंकि बीमार हो चुका है, वो बीमार है। सिर्फ जो इसको देने वाला है सब इंफॉर्मेशन, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, उसी का हिस्सा है। दूसरा, लिम्बिक सिस्टम का मेंबर है। 9 लिम्बिक सिस्टम के मेंबर कितने हैं? 9। हाइपोथैलेमस शीर्ष पर है, नाम हाइपो है लेकिन सबसे बड़ा है। हाइपो माने क्या हुआ? कम, हाइपर माने अधिक। हाइपो कम है लेकिन वो सबसे बड़े मालिक है, तीनों का सेंटर। तो हाइपोथैलेमस उसका चीफ है, लेकिन ये भी लिम्बिक सिस्टम का मेंबर है, इसलिए इसका संबंध भावना और व्यवहार से जोड़ते हैं कि जो भावना, जो व्यवहार आप करते हैं वो थैलेमस का भी रोल है। दूसरा क्या है? रेटिकुलर इंफॉर्मेशन से इसका संबंध है, मस्तिष्क के रेटिकुलर फॉर्मेशन से संबंध है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपको जगाता है, चैतन्य रहने की कोशिश करता है, जो ये इसका संबंध है, चैतन्य रखने में सहायक होता है, क्योंकि रेटिकुलर फॉर्मेशन है। और वहां क्या है, जुड़ा कहां से? लिम्बिक सिस्टम से भी मेंबर है ना, तो लिम्बिक सिस्टम का भी मेंबर है। तो लिम्बिक सिस्टम में जब घड़ी लगी हुई है तो वो बताती है कि आप जगिए, चैतन्य होइए, जागिए, सुनिए। तो ये है। अब इसकी बीमारी क्या है? बीमारी बहुत वो है, इसको जो रक्त की आपूर्ति करती है एक धमनी, इसको बोलते हैं थैलेमोजेनिकुलेट आर्टरी, यानी थैलमस को जो जाने वाली, तो थैलमस की इसलिए थैलो। इसमें ब्लॉक, अगर कोई ब्लॉक हो गया या थ्रोम्बोसिस हो गई, थ्रोम्बस हो गया मतलब रुकावट हो गई, तो क्या होगा कि ये अत्यधिक सीवियर मस्कुलर वीकनेस आएगी। अचानक आपको लगेगा अरे हम तो बहुत वीक हो गए। फिर वही चीज आएगी कि कहीं पर आप वो देंगे तो तालमेल नहीं रहेगा। तालमेल माने अगर आंखें बंद करें तो हम मालूम ना कर पाए कि हमारा क्या है, हाथ को यूं मारे तो मालूम हुआ कि हाथ से भिड़ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी हमारे पास कोई आंखें बंद करने पर हमको ना स्थिति मालूम होगी, पोस्चरल प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर इसको फैंटम लिप बोल रहे हैं वो, और ये कोई गति होगी तो उसमें तालमेल नहीं रहेगा। तो 3 चीजें होंगी, पेशी दुर्बलता, और दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा किसी काम में, और आंखें बंद करने पर हमको अपनी स्थिति नहीं मालूम होगी। इसको थैलेमिक सिंड्रोम बोलते हैं। ये इस पूरे को नाम, सिंड्रोम माने कई बीमारी जब एक साथ हो तो उसको सिंड्रोम बोलते हैं। ये थैलेमिक सिंड्रोम है। मैडम आ गई क्या नहीं आ गई? नीतू जैन मैडम? सर मैं यही हूँ। प्रणाम सर। नहीं, अभी मैं कह रहा था, मैंने कहा समय आपका ले रहा हूँ, तो हम लोग जो है नीतू मैडम का भी स्वागत कर रहे हैं, और ये यहीं पर हम लोग छोड़ देते हैं। ये आप लोग उसको दोबारा पढ़िएगा और उसको समझ में आएगा। तो हम लोग खेमका सर को याद करेंगे। अपनी एनर्जी जो हमारे पास है, उस एनर्जी को हम लोग दूसरे को ट्रांसफर करेंगे। पहले तो अपनी एनर्जी बढ़ाएंगे। जब तक हमारे पास एनर्जी अधिक नहीं होगी, एनर्जी माने ज्ञान, ज्ञान भी तो एनर्जी है, तो ज्ञान बढ़ाएंगे, एनर्जी बढ़ाएंगे। एनर्जी बढ़ाएंगे तो हम दूसरे को ज्ञान ट्रांसफर करेंगे, तो उसका भी ज्ञान बढ़ेगा, उसका ज्ञान बढ़ेगा, वो किसी और को ट्रांसफर करेगा, एक चेन बनेगी। और यही ईच वन रीच वन का कंसेप्ट है। तो ये खेमका सर के जो सपने हैं वो यही है कि जब हम सबको बता देंगे तो धीरे धीरे सारे लोग अपने बारे में जान जाएंगे, सबके बारे में जान जाएंगे, और वो रोग का इलाज करने में सहायक होंगे, समर्थ होंगे, और इस तरह मानवता का कल्याण होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, इन ईच वन टीच वन, इन शब्दों के साथ हम लोग 5 मिनट का, 3 मिनट का विराम जरूर लेते हैं, और फिर हम दोबारा आते हैं। थैंक यू सर। प्रणाम सर।